व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एंडेवर फॉर यू। आज हम लोग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें रीजनिंग, जनरल साइंस और कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। आप अगर किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे हैं, खास करके झारखंड और बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो इन प्रश्न का एक बार हल ज़रूर कीजिएगा या खुद से करके ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं कि ये 3 नंबर्स है यहाँ पे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 17, 15 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये मिसिंग नंबर यहाँ पे ढूंढना है। तो देखने से ही पता चलता है कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस करने से 25 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट 5 होगा, इसलिए वो 5 है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ 17 का स्क्वायर ले लेंगे 289, 15 का स्क्वायर ले लेंगे 225, इसको घटा लेंगे तो 64 आएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 8। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल देखते हैं, यदि आप किसी कंपनी के प्रबंधक हैं और कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं करता है, प्रबंधक की हैसियत से आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उसे निकाल देंगे, बी ऑप्शन है कर्मचारी को सुधारने के लिए 2 सप्ताह का मौका देंगे, सी ऑप्शन है उस व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करके दूसरे काम में लगाएंगे, डी ऑप्शन है उस कर्मचारी से बात करके उसकी समस्या का निदान तलाशेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है निकाल देना, ये कोई एज ए मैनेजर, एज ए प्रबंधक कोई समाधान नहीं होता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर कर्मचारी को सुधारने के लिए 2 सप्ताह का मौका देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कर्मचारी को सुधारने के लिए 2 सप्ताह का मौका देंगे, इसका सही आंसर होगा। अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। ये है, विद्यार्थियों के एक समूह में 7 विद्यार्थी फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 विद्यार्थी इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते। फ्रेंच एवं अंग्रेजी दोनों विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो ये प्रश्न यूनियन और इंटरसेक्शन, आप जानते होंगे मैथ में यूनियन और इंटरसेक्शन, इससे संबंधित सवाल है। तो इसमें हमको ये फाइंड करना है कि दोनों विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन इंग्लिश कितना होगा। टोटल विद्यार्थी कितना है 15, और इसमें से 3 विद्यार्थी दोनों विषय में से कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो ये हो गया 12। अब इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा कि 8 + 7 - 12, 8 + 7 - 12, तो ये कितना हो जाएगा 15 - 12 बराबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, पूरा प्रश्न संख्या 4। वैद्युत केतली बुरा उदाहरण है, किसका बुरा उदाहरण है? पहला है चालन, बी है विकिरण, सी संवहन, डी चालन एवं विकिरण दोनों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, बी रेडिएशन, सी कन्वेक्शन और डी कंडक्शन एंड रेडिएशन बोथ। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक केटल है इसमें दोनों तरह से जो हीट का लॉस होता है वो इस पर लागू नहीं होता। फिर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आघूर्ण भुजा का मान शून्य कर देने पे उसका बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इफ़ वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म इज 0 देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट जो आर्म हुआ और बटे डिस्टेंस होता है। मोमेंट आर्म गुना डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि F बराबर m × s। तो अगर m का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, F भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो 0 है ये यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि द्रव की परतों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है तो वह क्या है?
तो हम लोग जानते हैं इसको इंग्लिश में, जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं या विस्कस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा श्यान। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। थर्मामीटर में द्रव प्रयुक्त होता है। थर्मामीटर में पहला है जल, बी है लाइम, सी है कॉपर सल्फेट, डी है मरकरी। तो ये सबको पता है, ये सबके आम घरों में यूज होता है, मरकरी यूज होता है थर्मामीटर में, जो द्रव के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश गति करता है। ए ऑप्शन वायु, बी है निर्वात, सी वायु तथा निर्वात दोनों में, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जानते हैं ये क्वेश्चन लेवल, ये बहुत आसान लेवल का प्रश्न है। प्रकाश गति करता है दोनों में, वायु में भी और निर्वात में, दोनों ही। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम, सी ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम गुना केल्विन, डी है जूल प्रति केल्विन। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी का अगर डिफिनीशन पता होगा तो आप सर्टेनली लिखेंगे, इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम गुना केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण क्या होता है। ए है सरल रेखा, बी है वृत्त, सी है वक्रीय रेखा, डी है कुल दूरी। तो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको विस्थापन बोलते हैं, तो विस्थापन बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, मान लीजिए जो इनिशियल पोजीशन है और उससे फाइनल पोजीशन जाने में, है ना, जो दूरी तय होता है उसी को बोलते हैं विस्थापन। अगर यहाँ से फाइनल दूरी से अगर कोई लौट के फिर वापस इनिशियल स्टेज पे आ जाता है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि प्रारंभिक स्थिति और यह है अंतिम स्थिति जिसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं, तो इसके हिसाब से विस्थापन हमेशा सरल रेखा होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा प्रदर्शित करती है। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा प्रदर्शित करती है। देखिए इसमें जो जनरल साइंस का जितने भी सवाल हैं, अगर आप 9th 10th का एनसीईआरटी का बुक का बेसिक स्टडी किए होंगे, अगर वो आपके ध्यान में होगा तो इनमें से एक भी प्रश्न छूटने का नहीं है। सारे प्रश्नों का हल आप एक बार देखने से ही लगा सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा कौन कौन है। ए है यांत्रिक तथा वैद्युत ऊर्जा, बी है चुंबकीय तथा वैद्युत ऊर्जा, सी है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, और डी है चुंबकीय एवं गतिज ऊर्जा। तो आप अब तक गेस कर लिए होंगे कि इसका सही आंसर कौन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। न्यूटन के गति के नियम किस वर्ष में प्रतिपादित किए गए। ऑप्शन नंबर ए 1687, बी 1887, सी 1787 और डी 1987। ये बहुत आसान है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबको जानते होंगे कि न्यूटन ने अपना पहला बुक जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफी नेचुरलिस ये नाम से बुक उन्होंने लिखा था, और ये 1687 में न्यूटन के गति का नियम प्रतिपादित किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट ले लेते हैं प्रश्न संख्या 13। पीएन संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन संधि में अग्र अभिन्नत प्रक्रिया आधारित है। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझना ज़्यादा उचित होगा। वन दैट इज बेस्ड ऑन फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन। तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश डायोड, बी है एलईडी, सी है प्रकाश वोल्टिक सेल, और डी है ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलईडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। किसी वस्तु को अंतरिक्ष से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है।
ए ऑप्शन है गुरुत्वीय क्षेत्र ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा और डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर आगे सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ए है पंखा, बी है रेफ्रिजरेटर, सी है वैद्युत मोटर और डी है वैद्युत जनरेटर। तो ये सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है, ये सब कोई जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित सवाल है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वैद्युत जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहलाती है? ए है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बी है चुंबकीय फ्लक्स, सी है विद्युत वाहक बल और डी है विभव। तो ये सिंपली देखिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा है, इसका परिभाषा देखेंगे, बस यही परिभाषा है, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और आप धीरे धीरे आप ये भी देखते जाएंगे कि आपका कितना प्रश्न इस सवाल का सही होता है, इससे आपका अपना असेसमेंट भी साथ साथ में होता जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन होने पे VCE का मान होता है? पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन सी है 0.1 वोल्ट और डी ऑप्शन है 9 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 वोल्ट। यहाँ पे सी को बोलते हैं कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को शॉर्ट में VCE बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18। यदि पश्च दिशा में धारा समयांतराल के समान है तो उसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बहुत आप इजी से समझ जाएंगे, इफ़ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड, है ना। हर इंटरवल पे वो समय अंतराल उसको बोलते हैं, समय के अंतराल पे जो दिशा बदल देता है, पश्च दिशा में मतलब उल्टा डायरेक्शन में चलता है, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी प्रेरित धारा, डी आयनिक धारा। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। जो जनरली अल्टरनेटिंग जो करंट होता है घरों में, जो बिजली का जितने भी उपकरण हैं या जो भी चीज़ है, ये बिजली उत्पादन से संबंधित है, बिजली से संबंधित है। आज का अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है? ए है एंटीबायोटिक, बी है एंटीसेप्टिक, सी है एनाल्जेसिक, डी है एंटीपिरेटिक। तो आप सबको ही पता होगा कि एंटीबायोटिक का यूज किस में करते हैं हम लोग, बी एंटीसेप्टिक का यूज किस में करते हैं, है ना, कटे छीले पे लगाने पे। एनाल्जेसिक दर्द निवारक होती है, एंटीपिरेटिक होते हैं बुखार का निवारण करने वाला दवा। तो यहाँ पे दर्द निवारक ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनाल्जेसिक, ये हमारा सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं, डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? ए ऑप्शन है कैल्शियम का, बी है जिंक का, सी है कॉपर का और डी है लेड का। तो हम जानते हैं कि डोलोमाइट का जो सूत्र होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसका सूत्र हुआ, है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमें मैग्नीशियम है ना, एक्चुअल में डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का अयस्क सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल हम देखते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने से आंसर मिल जाएगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस सवाल को बनाने में आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
तो निम्नलिखित में से, या फिर साइंस का आपको बेटर बेसिक आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, तब भी आप बना सकते हैं, आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हो। निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है जिसको ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं? ए ऑप्शन है H3PO3, बी ऑप्शन है H3PO4, सी ऑप्शन है H3PO2, डी ऑप्शन है H2SO4। तो ट्राइबेसिक होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे जो P है, P डबल बॉन्ड O, और ट्राई बेस चाहिए, 3 बेस चाहिए, है ना। तो 3 बेस के लिए देखिए OH OH OH, इसी को ट्राई बेसिक बोलते हैं, 3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप काउंट करिए PHO की संख्या, तो आपको पता चल जाएगा। इसका सही आंसर होगा H3PO4। ठीक है, यहाँ पे O का संख्या 4 है, H का संख्या 3 है, और P 1 है। तो ये ट्राइबेसिक एसिड हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सोडियम, बी है लोहा, सी है जिंक, डी है प्लेटिनम। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और चौथा धातु है ऑप्शन नंबर डी, जिसको प्लैटिनम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो ए ऑप्शन है HCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। बी ऑप्शन है H2O, सी ऑप्शन है HF, डी ऑप्शन है H2S। तो इसमें से सब हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनाता है, और ये जल का है। तो ये जो पहला है एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। निम्न में से किस बहुलक में अमाइड बंध होता है? एमाइड बंध किस में होता है? ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है टेरिलिन, सी ऑप्शन है नाइलन 66, डी ऑप्शन है बैकेलाइट। तो इसका सही आंसर होगा नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 क्या होता है कि ये ऐसा बहुलक है जो हमारा जो टूथब्रश होता है उसका ब्रिसल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है? ये विटामिन का नाम है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसमें से कौन एस्टेरॉइड का काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं विटामिन डी। ठीक है, इसका मेन काम है कि शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करना। तो ये एस्टेरॉइड से संबंधित है। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? तो ए ऑप्शन है समदैशिक गुण, जिसको आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बी है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जिसको सुस्पष्ट द्रवणांक बोलते हैं। सी है निश्चित ज्यामितीय आकृति, और डी है उच्च अंतरा आयनिक बल। उच्च अंतरा आयनिक बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सोच के बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समदैशिक गुण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? ये सब हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है क्लोरीन का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे पीरियोडिक टेबल में जैसे मूव डाउन करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? घटते जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है CaOH2,
और क्लोरीन, बी ऑप्शन है NaOH प्लस और क्लोरीन, सी ऑप्शन है CaOH2 और HCl और डी ऑप्शन है NaOH और HCl। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस से पास कराया जाता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ए है वसा संश्लेषण, बी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, सी है खनिज संश्लेषण, डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका सबसे सही आंसर है, ये आसानी से सवाल है, समझिए, ये प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम से। फिर प्रश्न संख्या 30 देखिए, मलेरिया का वाहक है नर एनोफिलीज नर क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज मादा क्यूलेक्स। सबको पता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर से ये मलेरिया फैलता है। ये भी प्रश्न का लेवल आसान है, आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, अग्नाशय की निम्न कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। ए है अल्फा कोशिका, बी है बीटा कोशिका, सी है गामा कोशिकाओं और डी है डेल्टा कोशिकाओं में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बीटा कोशिकाओं में होता है ना, और इसी से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि सामान्य मानव कोशिका में अलिंग सूत्रों की संख्या होती है ना, जिसको ऑटोसोम बोलते हैं। तो ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, इसमें कंफ्यूज ये नहीं करना है कि जैसे हम जानते हैं कि मेल में भी 23 पेयर्स होता है और फीमेल में भी 23 पेयर्स होता है, लेकिन एक पेयर जो होता है मेल का, है ना, ये लिंग निर्धारण करने में सहायक होता है ना। तो 22 जोड़ी, जो 22 पेयर्स होता है अलिंग सूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे ऑक्सीश्वसन की क्रिया में निम्न गैस निर्गत करते हैं। ऑक्सीश्वसन में कौन गैस निर्गत करते हैं, आप ध्यान से बताइए। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है अमोनिया और डी है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन है, यहाँ पे ही देखना है ऑक्सीश्वसन है कि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन में ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल की स्थानीय महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन पहली बार निम्न वर्ष में चलाया गया। चिपको आंदोलन पहली बार कब चलाया गया? ए ऑप्शन 1964, बी है 1968, सी है 1974 और डी है 1978। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा 1974, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आपको पता होगा कि गढ़वाल में जैसे ही कोई पेड़ काटने के लिए जाता था, वहाँ के लोग खास करके महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी कि इसको काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से चिपको आंदोलन, और इसके कौन नेता थे पता ही होगा आपको, बहुत फेमस व्यक्ति थे। फिर अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों को निम्न की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है जल, बी है सूरज का प्रकाश, सी है हरित लवक, डी है उपरोक्त सभी। जानते हैं सब चीज़ चाहिए, उपरोक्त सभी, प्रकाश संश्लेषण पूरा करने के लिए ये सारे चीज़ चाहिए। फिर अगला सवाल ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 36, अफीम निम्न पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, तो अफीम किस पौधा से निकलता है, इसका नाम दिया हुआ ऑप्शन है एट्रोफा बेलाडोना, बी है पैपेवर सेमनीफेरम, सी है कैनाबिस सैटाइवा और डी है धतूरा। तो अफीम का इंग्लिश नाम देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, पैपेवर सेमनीफेरम, सही आंसर ऑप्शन बी। अब ले लेते हैं अगला प्रश्न, मानव में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का पाया जाना क्या कहा जाता है? अगर किसी व्यक्ति में एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है ना, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति हो,
तो वो आदमी को उसको क्या कहा जाता है, ये किस का बीमारी है। ए ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी है टर्नर सिंड्रोम, सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। इसको ट्राइसोमी 21 जेनेटिक डिजॉर्डर भी बोलते हैं। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइसोमी 21 जेनेटिक डिजॉर्डर। इसमें क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ जो शरीर का वृद्धि है वो धीरे धीरे होता है, और जो बुद्धि होता है, इंटेलेक्चुअल होता है उसका, वो थोड़ा कम होता है, उसमें कुछ डिसेबिलिटी होता है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। हाँ, ये डाउन सिंड्रोम बहुत फेमस सवाल है, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ये ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक्स, बी है स्लाइडेन एवं स्वान, सी है डार्विन एवं मूलर, और डी है नील एवं रस्का ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम था मैक्स नॉल एवं अर्नेस्ट रस्का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। आगे देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर है। ए लवक, बी है गोल्गी काय, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये बहुत आसान सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये एनर्जी रिच एटीपी जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फिर अगला सवाल ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 40। महिलाओं में निषेचन की क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग्स का, वो कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी है योनि में, सी है फैलोपियन नालिका में, और डी है गर्भाशय। तो इसका सही आंसर कौन सा होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या करता है, ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन आप थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर ध्यान आपका गया तो आप प्रश्न को मिस कर जाएंगे, सही आंसर नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है। इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म क्या होता है। ए है ऑप्शन अगुणित, बी ऑप्शन है द्विगुणित, सी है त्रिगुणित, और डी है चतुर्गुणित। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा त्रिगुणित, जिसको बोलते हैं ट्राइप्लॉइड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। बाष्पोत्सर्जन की दर निम्न द्वारा प्रभावित होती है। हाँ, बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो ये ऑप्शन है प्रकाश, बी है तापक्रम, सी है आर्द्रता, और डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन संख्या डी। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 43 पे। मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ए है एपीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है पिसिकल्चर, और डी है लैग कल्चर। तो आप जानते होंगे एपीकल्चर ही होता है मधुमक्खी पालन। बी जैसे सेरीकल्चर है तो सिल्क से संबंधित है। सी पिसिकल्चर होता है, ये मछली से संबंधित है। और डी लैग कल्चर है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पराली जलाने से कई नुकसानदायक गैसें निकलती हैं। पराली जो देखते होंगे पंजाब में अभी भी, आजकल में भी कुछ पराली जलाया जाते हैं, वहाँ भारी मात्रा में पराली को लोग खेत में ही देते हैं, और उससे पूरा दिल्ली के आसपास, हरियाणा गुड़गांव इलाकों में पूरा पराली धुआं भर जाता है। वहाँ पे गैस का एक आवरण छा जाता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ, बहुत सारा इससे संबंधित विवाद है। तो बेसिक सवाल यहाँ ये किया गया है कि कौन सा हार्मफुल गैस उससे निकलता है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस मोनोऑक्साइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पड़ना नहीं है। पराली जैसे ही जलाएंगे तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये चार गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और CH4।
तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसका आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? ए ऑप्शन है चंद्रयान 3 विश्व 21, बी ऑप्शन है मंगलयान 2, सी है गगनयान विश्व 21 और डी है एस्ट्रोसेट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आज के युग के हिसाब से। तो इसका सही आंसर होगा गगनयान विश्व 21। अगर आपको भी अंतरिक्ष का सैर करने का कभी इच्छा करेगा तो गगनयान विश्व 21 में निकलेगा। ये एक बार में 3 व्यक्तियों को लेकर 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेगा। तो अगर आपको 7 दिन का सैर करना है अंतरिक्ष में तो गगनयान की अगली बुकिंग का इंतज़ार करें। विश्व 21 में जब ये मिशन शुरू होगा तो आप इसे ट्रेवल कर सकते हैं। बहरहाल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। अभी हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो यहाँ पे ये देखना है कि भारतीय हैं ऑलराउंडर है ना। तो ऑलराउंडर यहाँ पे कौन कौन है? रविंद्र जडेजा, इरफान पठान, कृणाल पांड्या, सुरेश रैना। ठीक है, तो सुरेश रैना अभी हाल में लिए हैं, उनसे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऑलराउंडर ढूंढना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इरफान पठान, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल ले लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के दुर्घटनाग्रस्त मून लैंडर विक्रम जो चंद्रमा पे गया था को नासा के किस उपग्रह ने खोजा? नासा के उपग्रह जो भटक गया हम लोग का विक्रम, जो हम लोग का जो विक्रम था वो जो भटक गया उसको ढूंढा। तो वो कौन सा ढूंढा, किसने ढूंढा? नासा का कौन सा उपग्रह? तो एक है कैलिप्सो, बी है ऑरा, सी है लैंडसेट 7 और डी है LRO। तो ये पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, जिसको बोलते हैं ल्यूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर, LRO शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 48। भारत एवं यूके द्वारा निर्मित रोबोट जो कि बच्चों को हाथ धोने के लिए उत्साहित करता है का नाम क्या है? ठीक है, अभी जान ही रहे होंगे कि हम लोग के देश में अभी हैंड वॉश सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है ना, हाथ धोने का सप्ताह मनाया जा रहा है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर एक रोबोट बना दिया जो बच्चों को हाथ धोना सिखाता है। तो पहला ऑप्शन इसका है चीची, बी है मेमे, सी है पेपे और डी है मिक्को। तो अब जान लीजिए कि बच्चा लोग पापा पापा पे पे करते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपे। अभी कुछ दिन पहले इसका यूज केरला के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए किया गया था। 49वां सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई-मसीहा क्या है? ठीक है, ये ऑप्शन है ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, बी है भारत में सभी मध्यकालीन विरासत स्थलों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ई सुविधा, सी है ई शिक्षा पोर्टल, डी है भारतीय हज यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा सुविधा। तो ऑप्शन तलाशने और आंसर जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ई मसीहा है क्या। तो ई फॉर हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेडिकल, ए फॉर असिस्टेंस, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंडियन, पी फॉर पिलग्रिम्स और ए फॉर अब्रोड। तो ई मसीहा का फुल फॉर्म से ही आपको आंसर मिल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स अब्रोड। तो इसमें से पिलग्रिम यात्री से संबंधित एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भारतीय हज यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा सुविधा। अब अगला प्रश्न और आज का जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है उसका 50वां सवाल देखते हैं। इसको पार्ट 1 में हम कंप्लीट करने वाले हैं और पार्ट 2 क्वेश्चन 51 से 100 तक का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि इसका 50वां सवाल कौन सा है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा किस तिथि तक बढ़ाई गई है? ए ऑप्शन है अप्रैल 2020,
बी है जनवरी 2020, सी है जुलाई 2020, डी है मार्च 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 2020। एक्चुअली में सबसे पहले मार्च 2020 तक पढ़ाया गया, फिर 3 महीना का एक्सटेंशन दिया गया, 30 जून 2020 तक का पढ़ाया गया। एक्चुअली में कुछ परिवर्तन ये हुआ है कि अगर आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको 10,000 रुपये का फाइन जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप आधार पैन नहीं लिंक कराए हैं तो आप करा लीजिए, रिटर्न भरते हैं तो, नहीं तो फिर फाइन। तो ये रहा आज का हमारा 50वां सवाल, और आशा करते हैं कि आपको एक एक प्रश्न ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर प्रश्न अलग अलग लेवल का है। कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ साइंस से संबंधित हैं और कुछ हमारे जीके जीएस से संबंधित है। तो अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।